मेरे ही बेड पर हर रात मेरी बहन मेरे पति के साथ सोती थी। सुनकर अजीब लगा ना, पर ये सच है। मैं गुनगुन हूँ और ये मेरी कहानी है। आज रात मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी और मेरा पति साहबजादा अभी तक घर नहीं आया था। पर आज बगैर बुलाए घर पे मेरी छोटी बहन मुनमुन आई थी। आखिर आई गई तुम्हारी शादी टूटने की कगार पर। मुझे तो इस पल का कब से इंतजार था। मुनमुन की ये बातें सुनकर कुछ अजीब लगा, पर मैंने उससे तुरंत पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? कोई अपनी बहन से ऐसे कहता है क्या भला? अब मुनमुन ने बड़ी ही शर्म से मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे पति साहबजादा का होने वाला बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि जो प्यार तुम्हारे पति को तुमसे नहीं मिल पाया वो मैंने उसे दिया। तो आखिर में तुम्हारी शादी टूट ही रही है ना? ये सुनकर मुझे लगा कि जैसे अंदर ही अंदर कुछ बिखर गया हो। मैंने अपना आपा खो दिया। दुनिया की कौन सी ऐसी बहन होगी जो अपनी सगी बहन की नाक तले उसके पति के साथ ऐसा नाजायज रिश्ता बना रही होगी? और तुम तो प्रेग्नेंट। छी, एक बार भी तुम्हारे दिल में मेरा ख्याल नहीं आया कि ये सब जानकर मेरा क्या होगा? मुनमुन के चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा था कि उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। वो मेरी बातें सुनकर हंसने लगी। बहन और तुम, वो सच भी तुम्हारे सामने जल्दी आ जाएगा। खैर, मुझे छोड़ो। मेरे बिस्तर में साहबजादा को भी तुम्हारा कोई और ख्याल नहीं आया। एक तो अपनी शादी संभाल नहीं सकी और अब मुझ पर ही चिढ़े जा रही हो। मुनमुन को जहर उगलते सुनकर मेरा भी खून खौलते जा रहा था। अब उसने मेरे हाथों में कुछ पेपर्स थमाते हुए कहा, तुम्हारा पति साहबजादा की ओर से तुम्हारी एनिवर्सरी पर एक तोहफा लेकर आई हूँ। अब इन पेपर्स पर मैंने जब नजर डाली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये डाइवोर्स पेपर्स थे जिन पर मेरा और साहबजादा का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर मैं वहीं जमीन पर सर पकड़कर बैठ गई। क्या अभागी थी किस्मत मेरी। पहले मालूम पड़ा कि जो बच्चा मेरी कोख में होना चाहिए था वो मेरी बहन की कोख में था, और अब मैरिज एनिवर्सरी पर पति से मिला ये डाइवोर्स का तोहफा। तभी साहबजादा वहां आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी। वो अचानक से ही मुझ पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहने लगा, जब जब मैं तुम्हारे चेहरे की ओर देखता हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ अफसोस होता है, तुमसे शादी करने का अफसोस। मुझे साहबजादा की शिकायतें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ बात करती, उसने मेरी आंखों के सामने अब कुछ ऐसा कर डाला जो मैं देखकर चौंक गई। साहबजादा ने मुनमुन को गले लगाते हुए कहा, जिस साथ की उम्मीद मैं तुमसे कर रहा था वो मुझे मुनमुन से मिला। यह कहकर साहबजादा तो वहां से चला गया, लेकिन मुनमुन वहीं खड़ी मेरा हाल बेहाल होते देखती रही। मैं समझ गई थी कि यह सब उसका ही किया धरा था। अब मेरा ध्यान मेरी सासू माँ की ओर गया। अपनी बिखरती शादी को बचाने की आखिरी उम्मीद मुझे बस वहीं दिख रही थी। मैंने पास जाकर उनसे कहा, सासू माँ, आप साहबजादा को समझाइए। मुझे खुद नहीं पता है कि ये सब कैसे हो रहा है। आप तो मुझ पर भरोसा रखिए इस बात का कि मुझे अपने रिश्ते की कद्र है। मेरी बात सुनते ही उन्होंने मुझे गुस्से से पीछे धकेल दिया और कहा, तुम्हारी चाल ढाल से पहले ही मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम मेरे बेटे के लिए कभी भी सही नहीं थी। आज तक परिवार को उसका वारिस तो दे ना सकी, तुमसे और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। अपनी शक्ल मत दिखाओ मुझे। थोड़ी ही देर में सब मुझे वहां अकेला छोड़कर हॉल से बाहर चले गए। मैं काफी देर तक आंसू बहाती रही। इसके बाद मुझे ख्याल आया अपने माँ बाप से मिलने का। मुझे लगा कि वो कुछ मदद करेंगे, और आखिर मुझे उन्हें मुनमुन की काली करतूतों के बारे में भी तो बताना था। हालांकि वहां जाकर मेरा सामना एक ऐसे सच से हुआ जिसने मेरे अस्तित्व को झकझोर कर रख दिया। मेरे पहुंचते ही मुनमुन भी वहां आ चुकी थी। सारा सच बताने के बाद पापा का कहना था, देखो गुनगुन, अगर मुनमुन का दिल साहबजादे पर आ ही गया है और अगर हमारे साहबजादे को भी मुनमुन पसंद है तो इसमें हर्ज ही क्या है? आपको भी पता है कि आप क्या बोल रहे हैं। शादी की है मैंने साहबजादे से, पति है वो मेरा। मुनमुन की पसंद का कोई खिलौना नहीं है जो आप उसकी जिद पर उसे दिला दोगे। बचपन में भी आपने यही किया है। मुझे जो भी पसंद आया है आपने हमेशा उसे उठाकर इस मुनमुन को दे दिया है। मैं क्या गैर हूँ आपके लिए? मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ ना। माँ, आप ही कुछ बोलिए। माँ तो मुझसे ही चिड़ी हुई थी। उन्होंने कहा, यही तो असली मसला है। मैंने तुम्हें कभी अपनी कोख से जन्म दिया ही नहीं, और ना चाहते हुए भी तुम यहाँ हमारे सिर पर बेटी बनकर बैठी हुई हो। ये सुनकर मैं खामोश हो गई थी। इतना बड़ा सच, एक झटका जो था, अब मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन माँ अभी भी नहीं रुकी। वो बोलती रही, समझ लो तुम्हें पालना आसान है हमारा तुम पर, और बदले में मुझे मेरी बेटी की खुशी चाहिए। इतने सालों तक तुम्हें झेलने का कोई तो इनाम मिले। तो लो, कर लो सौदा अपने पति साहबजादे का। वहाँ जो कुछ भी कहा जा रहा था वो गलत था। मैंने गुस्से में दीवार पर लगी फैमिली पिक्चर को नीचे गिरा दिया और नाराजगी से सबसे कहा, मालूम नहीं मम्मी पापा कि आपने मुझे किस बड़ी गलती की इतनी गहरी चोट दी है। खैर, मुझे कमजोर मत समझिए। अगर आप में से किसी को भी मेरी कोई फिक्र नहीं है तो यही सही, लेकिन मैं अपना रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। अब घर की बात घर से बाहर जाएगी और इस गंदगी की कालिख सबके मुंह पर लगेगी। मेरे तलाक का मामला कोर्ट तक पहुंचेगा। ये कहकर मैं तेजी से घर से बाहर निकल गई। जब मुनमुन पर एक नजर डाली तो उसकी शक्ल बता रही थी कि उसके दिमाग में कुछ जरूर चल रहा था। तो सोचकर मैंने घर के बाहर ही थोड़ी देर छिपकर ये देखना चाहा कि कहीं वो किसी से मिलने तो नहीं जा रही। अभी अभी घर में मैंने केस की धमकी दी थी और मुनमुन
चुप बैठने वालों में से तो नहीं थी। शक सही निकला। कुछ देर में वो टैक्सी लेकर कोर्ट पहुंची। मुझे उसका पीछा करना ही करना था, ये जानने के लिए कि वो आखिर यहाँ आकर कर क्या रही थी। कोर्ट में उसके अंदर जाने के बाद जब मैं अंदर गई तो वो भीड़ में कहीं गुम हो गई थी। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पीछे मुड़ी। सामने मुनमुन खड़ी थी। गुनगुन, मुझे पता है कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर आई हो, लेकिन तुम इतनी भागम भाग क्यों कर रही हो? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। आज नहीं तो कल तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैं यहाँ क्या करने आई थी। मुझे यकीन नहीं होता है ये देखकर कि कोई किसी का बसा बसाया घर तोड़ने के लिए इतनी मेहनत कर सकता है। बड़ा गुमान है ना तुम्हें अपने बसे बसाए घर पे। मैं जल्दी ही इसे चूर चूर कर दूंगी। तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है कि मैं किस हद तक बेकरार हूँ तुम्हारी जिंदगी को तबाह करने के लिए। वैसे शुरुआत तो तुम देख ही चुकी हो, आगे अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। इतना कहकर मुनमुन वहां से चली गई। मैं घबरा गई उसकी बातें सुनकर। मैं सड़क पर अब बदहवास चली ही जा रही थी कि तभी मेरे बगल में एक महंगी लंबी सी लग्जरी कार आकर रुकी, जिसका हॉर्न लगातार बजते जा रहा था। दरवाजे का शीशा नीचे गिराकर एक लड़का मुझे घूरते हुए बोला, पूरे शहर में सिर्फ मेरी गाड़ी मिली तुम्हें नीचे आने के लिए? कब से हॉर्न बजाया जा रहा हूँ? ये लड़का कोई और नहीं बल्कि विपुल था। वो विपुल जो कभी सालों पहले मुझसे एक तरफा प्यार करता था। लेकिन विपुल की बातें जैसे मेरे कानों तक पहुंची ही नहीं। वो अपनी कार से बाहर निकला और हैरानी से मेरे गुमसुम से चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए बोला, गुनगुन, तुम यहाँ कहाँ खोई हो? ये कैसा हाल बना रखा है अपना? अगले ही पल मुझे जोरों से चक्कर आने लगे और मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। कुछ घंटों बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को एक बड़े से महल जैसे घर में पाया। आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी वहां विपुल आते हुए बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम मेरे रास्ते में आई, वरना क्या हो जाता तुम्हें पता भी नहीं चलता। इस पर मैंने एक नजर उसके चेहरे पर डाली तो मुझे पिछली बातें याद आ गई। विपुल, तुम इस शहर में कैसे? मुझे तो लगा था कि दोबारा हम कभी नहीं मिलेंगे। जवाब में विपुल एकदम शांत रहा। खैर, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे अभी जाना होगा, लेकिन मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। जैसे ही विपुल ने यह सुना तो वो तेज आवाज में बोला, चली जाना, लेकिन इस तरह नहीं। पूरे 24 घंटे बाद तुम्हें होश आया है। अगर तुम्हें घर न लाता तो इल्जाम मेरे ही सर आता। तुम पर हुए इलाज का खर्च मुझे वापस करो और यहाँ से जाओ। ये सुनते ही मैं शॉक्ड हो गई। विपुल तो ऐसा नहीं था, फिर ये इतना कैसे बदल गया? कैसा आदमी था ये? मुझे पता है कि फिलहाल तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, क्योंकि तुम अपना सब कुछ गवा चुकी हो, तो तुम्हें यहाँ इस घर में 10 दिन तो रहना ही होगा। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। भागने के बारे में सोचना भी मत। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे पास तो पैसे सच में नहीं थे, क्योंकि मैं बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर निकली थी। लेकिन मैं इस बात से हैरान थी कि विपुल को ये सब कैसे पता था और वो ये क्यों कर रहा था। क्या वजह थी कि वो मुझे अपने पास रोकना चाहता था? इसके बाद विपुल घर से बाहर गया और किसी को फोन मिलाकर बोला, वो लड़की यहाँ है। और जैसा कि मुझे पता था इसकी शक्ल नेहा से मिलती जुलती है, इसलिए मैंने इसे यहाँ रोक रखा है। मुझे नहीं पता था कि नेहा कौन है और मेरी शक्ल नेहा से क्यों मिलती है, लेकिन इतना जरूर पता था कि विपुल ने मेरे सामने अजीब सी शर्त रखी थी। आखिरकार मैं उसके घर में रुक गई थी। हालांकि विपुल क्या कर रहा था